Welcome back to live wire transmission. Now we will talk about tips of the day. नाज़रीन, ये टिप्स वगैरह देने का मामला ऐसा है कि बड़ा सीरियस हो गया है। सेक्शन 33 SCCP का जो नया एक्ट है उसके तहत किसी भी आदमी का इस तरह से टिप देना या लोगों को गाइड करना टुवर्ड्स गुड और बैड, जो सो कॉल्ड गुरु बन गए हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का फ़ैसला कर लिया उन्होंने। FIO को ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे वेबसाइट्स एंड पेजेस का नाम भेज दिया है उन लोगों को रोकने के लिए, बंद करने के लिए। तो उसमें शायद मेरा भी नाम आ जाए क्योंकि मैं भी मशहूर हो गया बहुत बड़ा गुरु टिप देने वाला। तो देखिए इस शो के फेट भी इस पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ इस पर अप्लाई होता है या नहीं। हालांकि मेरा बैकग्राउंड और जो लोग वो जो शेयर्स के बारे में टिप देते हैं वो बिल्कुल ही उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं पैदाइशी इकोनॉमिस्ट, मेरे बाप इकोनॉमिस्ट थे जिनकी 3 किताबें MA और BA लेवल पे चलती थीं। वाहिद किताब थी आफ्टर 1965 क्योंकि इंडियन किताबें बंद हो गई थी। तो मैंने तो आँख ही खोली स्टेट बैंक के अंदर, जब होश संभाला तो स्टेट बैंक में पाया अपने आप को, क्योंकि अब्बा के साथ मैं ढाके में रहता था स्टेट बैंक के अंदर और फैमिली कराची में थी, सदर में। तो बचपन से इकोनॉमिक्स ही सुना, बैंकिंग ही सुना। फिर जब टॉप किया यूनिवर्सिटी में तो सबसे पहले एक कौन सी बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी ने जॉब ऑफ़र की, बहुत बड़ी, एज एन इकोनॉमिस्ट। लेकिन मैंने BCCI ज्वाइन कर लिया एज ए बैंकर और उसके बाद से 26 साल तक बैंकिंग करता रहा। काम सिर्फ थ्रू आउट द काम यही किया कि कर्ज़ा दिया, जो सबसे मुश्किल काम होता है। उसके बाद इसी दौरान अपनी फैक्ट्री वगैरह खड़ी कर ली। तो मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिस्ट, बैंकर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट का है। आज भी इंडस्ट्री चलाता हूँ। पिछले हफ्ते एक नई फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। एक और प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, एक रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट है जिसको शामिल होना चाहता है मेरे साथ शामिल हो सकता है। मेरा मोडस ऑपरेंडी यही है कि अकेले कभी कुछ नहीं किया, 4-5 लोगों को जमा किया और उनके हवाले कर देता हूँ प्रोजेक्ट। जो मिल जाता है उस पर राज़ी रहता हूँ। खुशी इस बात की होती है कि कुछ जॉब्स क्रिएट हो गए। तो मेरे जो पर्सपेक्टिव है कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम ऑल दी सो कॉल्ड गुरुज। आई एम नॉट ए गुरु, आई एम नॉट एट ऑल ए गुरु, आई एम जस्ट ए सिंपल पर्सन। साफ बोलने वाला आदमी हूँ, कभी झूठ ज़िंदगी में नहीं बोली, ना बोलूँगा, मर जाऊँगा झूठ नहीं बोलूँगा। तो इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि पिछले 2-3 दिन से बड़े बड़े लोग अच्छे जिनको मैं जानता हूँ, जो बड़े बड़े क्लबों के प्रेसिडेंट वगैरह हैं, खुर्रम साहब जैसे लोग, पूछ रहे हैं कि अल शहरीर का रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है, क्या करूँ। भाई खुर्रम साहब, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। अल शहरीर एक बहुत बड़े कारोबार, $300 बिलियन के कारोबार में शामिल हो रहा है मीट एक्सपोर्ट का। और वो अभी शुरू नहीं हुआ है, जुलाई में शुरू होगा। तो आप उसके क्वार्टरली प्रॉफिट क्या देख रहे हो भाई? जो कंपनी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है उसका क्वार्टरली प्रॉफिट देख के आप उसको बेचोगे, खरीदोगे? कॉमन सेंस से बिल्कुल हटे हुई। इसी तरह अमरीली के क्वार्टरली रिजल्ट लोग देख रहे हैं, PIBTL का रिजल्ट देख रहे हैं, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। दोस्त स्टील का रिजल्ट देख रहे हैं। दोस्त स्टील कहाँ स्टार्ट हुआ भाई? मई में स्टार्ट होगा, अमरेली नवंबर में स्टार्ट होगा। इस दौरान उसका रिजल्ट अच्छा कैसे आ जाएगा? अभी जो मैंने फैक्ट्री शुरू की है 3-4 महीने पहले वो फॉर्म हो गई थी, कैपिटल आ गया था, उसके बाद हमने मशीन का ऑर्डर कर दिया और चीज़ों का ऑर्डर कर दिया। उसका जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा कि उसमें प्रॉफिट आएगा? कहाँ की बात करते हैं आप लोग? जिस कंपनी के बारे में बात करें उसका पता तो चले कि वो स्टेटस क्या है उसकी। दो स्टील बंद पड़ा हुआ है, PIBTL स्टार्ट नहीं हुआ है, अल शहरी जुलाई में स्टार्ट करना चाह रहा है, एमरीली का एक्सपेंडेड कैपेसिटी जो है वो आएगा ये नवंबर में, और आपको अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट की फिक्र है। रिजल्ट कुछ नहीं होता, क्वार्टरली रिजल्ट की तो कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो फाइनेंशियल्स की कोई वैल्यू नहीं समझता हूँ। ये मुल्क इतना FBR यहाँ का इतना थका हुआ है कि आप जो प्रॉफिट दिखाना चाहो, जो नुकसान दिखाना चाहो दिखा सकते हो, कोई चेक करने वाला नहीं है। यहाँ के तमाम ऑडिटर जाली हैं, सब ऐसे ठप्पा लगाते हैं, जो चीज़ लिख दो वो इस पर ठप्पा लगा देते हैं। आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि अमरीली जब एक्सपेंडेड कैपेसिटी के साथ आएगा विदाउट एनी डेट तो क्या वो कमाएगा कि नहीं कमाएगा? ज़रूर कमाएगा। अल शहरीर इंशाअल्लाह, देखते रहना, मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे। आपके टोटल एक्सपोर्ट इस वक्त 25 बिलियन है। अल शहरीर और फौजी मीट आपको 10 बिलियन कमा के देंगे इसी मुल्क में। आपकी डेफिसिट ख़त्म हो जाएगी, मगर उसके लिए थोड़ी इमेजिनेशन चाहिए होती है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। तारिक साहब सर, कैसे मिजाज है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हो जनाब। आप एकदम रिलैक्स रहें और जो ब्लड प्रेशर हो जाएगा नहीं तो अपने को उम्र हो गई हम लोग की, हमें को संभालना है।
अच्छा, वो टिकर का हमारा अभी तक सरकार कुछ हुआ नहीं है, वो आपका साल वाला यार, बड़ी मेहरबानी होगी कुछ करें उसके बारे में। हाथ में आप सीट पे बैठे हुए हैं, आप कहें कि यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट टुडे। आप सऊदीया में काम करके जो आदमी आया हुआ है, जो मैं जानता हूँ, जितना मैंने भी जिंदगी वही गुजारी है और जितना मुझे पता है कि सऊदीया के जो जितने एफिशिएंट होते हैं वो दुनिया में कम लोग होंगे, मेरा ख्याल है। जी जी जी, सऊदीया में मैं बहुत बड़ा बॉस था। 300 लोग मेरे अंडर में काम करते थे अल-खुबर में, और हम पूरे मुल्क की बैलेंस शीट एनालाइज करते थे, पूरे मुल्क के लिमिट डालते थे। और लेकिन वहाँ मुझे काम करने में बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि नीचे जो सपोर्ट स्टाफ था बड़ा कमज़ोर था, और हम अपने मर्ज़ी से पाकिस्तानी वालों को रख नहीं सकते थे, सऊदियों को रखना पड़ता था। तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने ऊपर अजाब लेने वाली बात थी। इसी तरह यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का चीफ क्रेडिट ऑफिसर तो बन गया, लेकिन मेरे नीचे ना अच्छा कस्टोडियन, ना अच्छा क्रेडिट कंट्रोलर। अजाब ज़िंदगी गुजरी मेरी कुछ दिनों तक प्रिंस वलीद के साथ। फिर वहाँ से छोड़ के भागा, और जब वापस चला गया हांगकांग शंघाई बैंक में, तो जाके सुकून मिला, क्योंकि वहाँ सिस्टम वगैरह मौजूद थे। नाज़रीन, बात मैं कर रहा हूँ कि मैं गुरु शुरू नहीं हूँ, मैं ऐसी हवाई बातें नहीं करता हूँ, मैं ऑन द ग्राउंड रियलिटी देख के बात करता हूँ। मुझे ज़मीन दिखाओ, मुझे फैक्ट्री दिखाओ, मुझे कारोबार का मॉडल दो, आपका प्रोडक्ट मुझे बिकता हुआ नज़र आए, तब तो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, नहीं तो नहीं सपोर्ट करता। आई डोंट बिलीव इन एनी फाइनेंशियल्स। आई रिजेक्टेड thousands and thousands of financials of the most prestigious so-called auditors during my banking career। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो। अच्छा ताई साहब। जी साहब। हेलो। जी जनाब। हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो सर का कुछ हो जाएगा कि नहीं? सर मैं आधे घंटे के लिए यहाँ आता हूँ जनाब, और अभी मैं यहाँ से पैक करूँगा और सीधे चला जाऊँगा अपनी फैक्ट्री। मेरा इस चैनल की मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी बात पहुँच रही है मैनेजमेंट तक, अगर वो करना चाहें करें, ना करना ना चाहें ना करें। बात कर रहा था प्रोजेक्ट्स पे, तो अभी जैसे हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसकी अभी जैसी अभी मैं बुलाऊँगा आप लोगों को जो लोग इंटरेस्टेड हैं। एक साहब हैं, 4 साल पहले मेरे पास आए और एक जगह मेरे पास है, उसको किराए पे लेने की कोशिश की उन्होंने। मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो एक नए स्टार्टर थे, वो बिज़नेस का उनका एक्सपीरियंस कोई नहीं था, वो सेल्समैन थे, और उन्होंने सोचा कि ये चीज़ इतनी बिकती है, क्यों ना मैं खुद बना लूँ। उनके वालिद जो थे वो भी PTV वगैरह में काम करते हैं। मैंने कहा साहब आपको मैं नहीं देता हूँ ये प्रॉपर्टी, क्योंकि आपसे नहीं चलेगा, आप फेल हो जाओगे। 4 साल में वो आदमी कामयाब हो गया। अब उसके पास एक बड़ी कामयाब बिज़नेस है। उसी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए वो मेरे पास प्रपोजल लेके आया कि वो जगह भी दे दें और यहाँ पे हम फैक्ट्री भी लगा लें। आधे पैसे वो लगाएगा, आधा चाह रहा है कि और लोग लगा दें, ताकि एक प्रॉपर फैक्ट्री लगे, स्केल हो वहाँ पे। तो उस सिलसिले में मैंने फेसबुक पे लिखा है, काफ़ी लोगों से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया। इंशाल्लाह विल सिट टुगेदर। अब बताइए कि कल को ये हम प्रोजेक्ट कंसीव कर लें, आप लोग 10-10 लाख रुपए डाल दो, 10 आदमी 1 करोड़ रुपये जमा हो जाए, वो आधा वो डाल दे, तो एक बैलेंस शीट तो बन जाएगी ना। आपने तो डाल दिया पैसा बैंक में, आप कहोगे कि फ़लानी एक्स कंपनी जो अभी फॉर्मेशन ये फैक्ट्री बन रही है उसमें मैंने पैसा डाला है। 3 महीने बाद आप बोलोगे कि उसका रिज़ल्ट बता दो, तो क्या रिज़ल्ट बताएंगे भाई? हम यही बताएंगे कि हमने फ़लाने मशीन ऑर्डर किया हुआ, फ़लाने को इतना एडवांस दिया, उसको फ़लाने को इतना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इतना खर्च हो रहा है, ये हो रहा है, उसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाएगा? मैं तो आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताता हूँ बातें। मैं कंपनियों की एनालिसिस उनकी एक्चुअल एसेट्स को देख के करता हूँ, जो कि मार्केट बेस्ड हो, ना कि किसी फाइनेंशियल्स में लिखा हुआ हो। मेरी कंपनी 60 लाख में हमने खरीदी थी, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 8 करोड़ होगी, बैलेंस शीट पे 50 लाख लिखा हुआ है। आप सर फोड़ लीजिए, आप अपना लगाइए कैलकुलेशन, सारे कैलकुलेशन गलत है। आइए लाइव कॉल से बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर क्या हाल है, खैरियत? जी खैरियत तो है, लेकिन ये लगता है ये मेरा जो ये सेगमेंट है, शो है, ये शायद ज़्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि सेक्शन 33 अप्लाई हो गया है इन चीज़ों पे। अल शरीर के बारे में मालूम करना था। अल शरीर के बारे में अभी लंबी तकरीर की है, आपने नहीं सुनी तो मैं क्या करूं। अल शरीर इंशाअल्लाह जुलाई से प्रोडक्शन शुरू कर देगा। लाहौर के पास उसका चिकन का प्लांट ऑलरेडी तैयार है, दूसरा प्लांट भी तैयार हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से मशीनें आ रही हैं और बहुत जल्द वो करेगा, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ज़रूरी मुबादला कमा के लाएगा, जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इस वक्त पूरा मुल्क मिल के 25 बिलियन एक्सपोर्ट करता है इंशाअल्लाह। शहरीर और फौजी फूड और इसी तरह की इंशाअल्लाह 1-2 और कंपनी आ जाएंगी, वो यहाँ से 10-20 बिलियन कमा के ले आएंगी मीट का, क्योंकि मैं इंडिया का देख चुका हूँ और ये होता है जनाब। अभी मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ आपको। आइए एक लाइव कॉल से बात करें पहले। हेलो
जी तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हाँ तारिक साहब, ख्वाजा तारिक कैप्टन बात कर रहा हूँ सर। ख्वाजा साहब वेलकम सर। अल्लाह अल्लाह ना करे ये प्रोग्राम आपका बंद हो, अल्लाह ना करे। नहीं, कानूनन मना है ना, अब क्या किया। और वो ठीक है, कानून तो है, लेकिन आप कौन सा किसी कंपनी से पैसा खा के तो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप एक सही फिगर बताते हैं भाई ये चीज ऐसी हो रही है। आपसे सिर्फ सर एक ही सवाल है, आप ये बताएं भाई जो है ये PIBTL आपको रिपोर्टें बहुत ज्यादा होती हैं, सिर्फ इतना बता दें व्हेन इट विल बी स्टार्ट, बस सिर्फ इतना एक है एक आपसे सवाल। एक खबर है जनाब कि इंशाल्लाह अगले महीने 3rd वीक में एक कश्ती वहाँ आके पहली रुकेगी, और इंशाल्लाह जिस दिन ये होगा मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे, तस्वीर खींच के आप लोगों को दिखा दूँगा। उस दिन मैं मिठाई भी बांटूँगा। PIBTL से इतना लगाव हो गया है। PIBTL से मेरा क्या ताल्लुक, PIBTL मुझे पैसे देता है, मैं उससे कुछ पैसे लेता हूँ। मैंने आप लोगों से, कोई पाकिस्तानी आके बोल दे कि तारिक खान को मैंने 500 रुपये दिए थे मुझे मशवरा देने के, तो मैं उसके ग़ुलामी करता हूँ, आज तक नहीं लिया। एक बच्चे ने एक दफ़ा 500 रुपये डाल दिए अकाउंट में, मजाक में, मेरे बच्चे की उम्र का था, नाम भी हम नाम था, कहने लगा अंकल आई वांट टू गिव मी एडवाइस, आई विल पे यू। मैंने कहा व्हाट, यू विल पे मी? कहते यस आई वांट टू पे यू फॉर योर सर्विस। कोई आया होगा लंदन से घूम के बच्चा, उनको यहाँ तो हर बात के लिए पेमेंट ज़रूरी है। तो मैंने ऐसी मजाक से बोला कि ये मेरा अकाउंट नंबर डालो पैसा, और उसने डाल दिया 500 रुपये। उसके बाद मैंने क्या क्या उसके लिए कोशिश ना की कि वो वापस ले लेने, नहीं लिया। मेरे लिए 500 रुपये क्या हैसियत रखती है कि मैं 500 रुपये एक बच्चे से लूँ? क्यों लूँ? नहीं लिया आज तक उस बच्चे के अलावा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब मेरा नाम अब्दुल आहद है। मैंने पूछना था, लाहौर में एक है ब्रोकरेज हाउस MR सिक्योरिटी के बाद FZ सिक्योरिटी, वो 13 मार्च से डिफॉल्ट हो गई है, हमारे पैसे डूब गए, हमें पता नहीं चल रहा हमें कब पैसे मिल जाएंगे। FZ सिक्योरिटी ग्राउंड फ्लोर पे, पहले MR सिक्योरिटी वालों को भी नहीं मिले, अब हमें भी नहीं मिल रहे। अच्छा जी, इसके लिए आप फ़ौरन के फ़ौरन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्लेम अपना भेज दें। में कंप्लेन करवाई है, मेरा कंप्लेन नंबर है 2434। बस तो आप घबराए नहीं, आपको पैसे मिलेंगे। क्यों कि मिलेंगे? क्योंकि 2008 के बाद 9 के बाद ज़्यादा कोई डिफ़ॉल्ट हुआ नहीं है, और हर साल पैसा स्टॉक एक्सचेंज कुछ रखता है साइड में, इसके लिए एक रिज़र्व फंड बहुत बड़ी पड़ी हुई है। एक तो ये जो आदमी एक्सेल वाला जो था उसको नायब FIA वगैरह पकड़ के लाएंगे, इसको उल्टा लटकाएंगे, इसके पॉकेट से जो झड़ेगा वो निकालेंगे, साथ साथ जो बच जाएगा आपका क्लेम वो स्टॉक एक्सचेंज फॉर द टाइम बिंग फिल कर देगा। घबराए नहीं, मिल जाएगा आपका पैसा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, खलील सिद्दीकी बोल रहा हूँ। खलील साहब वेलकम शो सर। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ। एक अर्ज है कि देखिए, दिल छोटा नहीं करते, आप हौसले वाले आदमी हो। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है जी, मुझे अंदर कर देंगे तो चला जाऊंगा, अंदर जेल में डाल देंगे तो मैं चला जाऊंगा कुछ दिन के लिए जेल में, क्योंकि मैंने आके पाकिस्तान में सच बात बोलने की कोशिश की। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, ये जो शहरीर की बात कर रहा हूँ, मैं अपने एग्जाम्पल देता हूँ, अपने एग्जाम्पल से बात करता हूँ। मैं एज ए बैंकर गया अफ्रीका, वहाँ मैंने पाकिस्तानी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए बड़ी कोशिशें की। मैं बैंकर कम लगता था, सेल्समैन ज़्यादा लगता था। मैं कहता था हमारे यहाँ से पंखे मंगाओ, हमारे यहाँ से पंप मंगाओ, हमारे यहाँ से लूम मंगाओ। तो वो जो बिजनेसमैन थे परेशान होते थे, यार ये तो हमने सुना ही था। आज जब उन्होंने मंगाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी होती थी मुझे। फिर वहाँ मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि वहाँ के लोग च्युइंग गम बहुत खाते हैं। इसलिए च्युइंग गम खाते हैं कि जिस तरह हम लोग के यहाँ पान चबाया जाता है, उसमें कत्था भी होता है, चूना भी होता है, इसी तरह वो एक पत्ता चबाते हैं जिसका नाम है कथ। ये थ्रू आउट ईस्टर्न अफ्रीका में आपको मिलेगा, यमन से लेके मोज़म्बिक तक। तो वो कड़वा होता है लेकिन नशा देता है हल्का सा, जैसे पान देता है, जैसे जर्दा देता है। हमारे यहाँ तो ये इसको तो बड़ा इस्लामी कहा जाता है, और शराब पे ही खाली बातें होती हैं। तो बहरहाल वो नशा करते हैं, उनके वहाँ के जो आलिमों ने भी ओके किया हुआ है। तो वो कड़वाहट को कंट्रोल करने के लिए वो च्युइंगम खाते हैं। तो उस ज़माने में वहाँ च्युइंगम आती थी अमेरिकन चिकलेट्स की और रेंगलेस की, जो कि बहुत महंगी होती थी अफ्रीकन लोगों के लिए। तो हमने एक प्रोजेक्ट कंसीव किया जिसका नाम है डनवर इंटरनेशनल, और 94 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ कोरंगी में सबीन महमूद रोड पे। आइडिया ये था कि पाकिस्तान में जब बनेगा वही चीज़ सस्ता बनेगा, और ऐसे ही हुआ। जो 2 रुपये का च्युइंगम और बेचता था ये रिंगलेस, हमने वो 50 पैसे में इंट्रोड्यूस कर दिया कीनियन मार्केट में और क्या नाम है तंजानियन मार्केट में, दारुस्सलाम और
मोम्बासा हमारा मेन एरिया था जहाँ हमारी चीज़ जाती थी। कंटेनर बाई कंटेनर जाना शुरू हुआ, हमें पता ही नहीं चला कि कब हम पाकिस्तान के सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कन्फेक्शनरी हो गए। फिर हमें धड़ाधड़ बड़े बड़े अवार्ड मिलना शुरू हो गए, और यही हमारी डाउनफॉल थी। हमारे ब्रदर इन लॉ मरहूम मासूम हसन खान साहब बड़े अच्छे वाइट सूट वूट पहन के जाते थे और बड़े बड़े तमगे लेते थे भी बहुत लंबे चौड़े आदमी। तो लोगों को ख्याल आया कि भाई ये क्या एक्सपोर्ट करता है। पता चला मामूली सी चीज़ है, बबल गम। उसके बाद यहाँ से लेके फैसलाबाद तक लाइन लग गई इस फैक्ट्री की, और हम नहीं फिर कम्पीट नहीं कर पाए, हमने बंद करना पड़ा हमें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। ये एग्जाम्पल ऑफ नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट की जो और कोई नहीं कर रहा था, हमारा बड़ा नाम हुआ, बड़ी नाम शोहरत हुई। ये बात और है कि हम खुद उस काम से आउट हो गए। बाद में हमारे ही नाम की चीज़ छोटी छोटी फैक्ट्रियों से बन के जाना शुरू हो गई, हमारी बदनामी हुई, फिर हमने बंद कर दिया। हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते थे उससे ज़्यादा, और इनफॉर्मल सेक्टर में तो कोई कॉस्ट ही नहीं होता, ना बिजली का बिल, ना गैस का बिल, ना टैक्स, ना किसी किस्म की प्रॉपर तनख्वाह। हम तो जो मिनिमम वेज थे वो देते थे अपने लोगों को, वो तो जितने पे चाहो काम करा लेते थे। हम कैसे कम्पीट करते उनसे, हमने बंद कर दिया। हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि हम भी चोरी चमारी करें। तो ये है नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल, बबल गम ऑफ डेनवर इंटरनेशनल। जाइए फेडरेशन के रिकॉर्ड को चेक कर लीजिए, कितनी दफ़ा उन्होंने रिकॉर्ड उन्होंने दिया। इसी तरह इंशाल्लाह शाहीर और मीट वन वाले, और ये जो दूसरे ये फौजी मीट आ रहा है, ये भी नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनेगा। 10-20 बिलियन डॉलर आउट ऑफ 3000 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है। वी आर आइडियली लोकेटेड क्लोज टू द मिडल ईस्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कमोडिटीज़ पे। नाज़रीन, हम ये देख के खुशी होती है कि पेट्रोल की कीमत जो है ना बिलो 50 ही रह रही है, बिकॉज ऑफ गुड स्टॉक रिपोर्ट फ्राम US। उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कल भी रिपोर्ट जो आई वो मार्केट के हमारे लिए अच्छी थी, लेकिन ऑयल वाले और अरबों के लिए अच्छी नहीं थी। तो 24 सेंट गिर गए, ऑयल 49.38 का हो गया। इसी तरह 0.16 गिरावट आ गई नेचुरल गैस में भी, यानी कि सुई गैस में भी। और ये हो गया जनाब 3.2 का। गोल्ड में 4 रुपये का इजाफा जिन लोगों ने गोल्ड में लगाया था, और अब तक मेरे ख्याल में अभी कितना 68 25 रुपये लूज़ कर चुके होंगे जब तक ये हाईएस्ट पे था। आज उनको 4 रुपये का बेनिफिट मिल गया, $4 का। चलिए मुबारक हो आपको। 25 में से 4 कम हो गया 21। अभी भी आप लॉस में हैं, आइंदा इस काम में ना पड़िएगा, अभी भी निकल जाएं। सिल्वर में थोड़ा सा इजाफा है जनाब, 0.77 1744 का हुआ जनाब। वीट में भी थोड़ा इजाफा है, 1.75 428.25। वीट के बारे में कल एक रिपोर्ट पढ़ी कि इंडिया में, पूरे इंडिया में गवर्नमेंट के सब्सिडी की वजह से 22 रुपये की सब्सिडी देती है, 24 रुपये का वहाँ रेट है, 2 रुपये इंडियन रुपीज़ में वहाँ आम लोगों को गंदम मिलता है फ्रॉम यूटिलिटी स्टोर्स। लेकिन तमिलनाडु एक स्टेट है, ऐसे ही एक और 2 स्टेट है, उन्होंने कहा 2 रुपये भी हमसे लो, ज़ीरो पैसे में वहाँ के गरीबों को आटा गंदम मिलता है, उसको पीस के वो खा लेते हैं। चावल वहाँ 3 रुपये का मिलता है, तमिलनाडु में 0 का मिलता है। चावल आटा उन्होंने फ्री कर दिया। हमारे बगल का मुल्क है, यहाँ आटा जो है 50 रुपये का बिक रहा है, गंदम की कीमत 17 रुपये है दुनिया भर में। आइए कॉपर पे बात करें। कॉपर में जनाब 0.009 का लॉस है, और ये हो गया 2.5। कॉपर के लॉस का मतलब ये है कि सप्लाई इसकी कहीं बढ़ गई होगी, या थोड़ी सी डिमांड कहीं कमी आ गई। तो नाज़रीन, ये आज की पल्स थी ऑन दी वर्ल्ड इकॉनमी। थ्रू हम कमोडिटीज़ के ज़रिए आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड इकॉनमी क्या चल रही है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।